नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल स्टडी विद अस पर। यहाँ पर हम आज इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन और गैर कृषि गतिविधियाँ। यह टॉपिक UPSC CSC GS3 इकोनॉमी एग्रीकल्चर के अंतर्गत आता है और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। PYQ से निकाली गई एक ये महत्वपूर्ण थीम है, तो आइए इस पर हम बात करते हैं। ये UPSC मेंस के लिए आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगा और आपको एग्जाम में वैल्यू एडिशन में एक बेहतर उत्तर लिखने के लिए अच्छे पॉइंट्स, अच्छे डाटा इस लेक्चर के थ्रू आपको मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय को बर्बाद किए, विदाउट एनी वेस्टेज टाइम। शुड वी स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम परिचय को जान लेते हैं। हम जब अपना उत्तर लिखते हैं तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन या परिचय लिखते हैं। तो क्या करते हैं परिचय में? परिचय की शुरुआत आप कैसे करते हैं? या तो परिभाषा लिख देते हैं, या डाटा, या कोई करंट एग्जाम्पल, केस स्टडी, कुछ यहाँ से करते हैं। तो हम परिभाषा सबसे पहले देखते हैं कि परिभाषा क्या है। अच्छा, समझ ही लेते हैं ना कि पशुपालन या गैर कृषि गतिविधियाँ क्या होती हैं। इनको एग्री एलाइड एक्टिविटीज़ भी कहा जाता है ना। एग्री एलाइड एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो जो कृषि के अंतर्गत पारंपरिक रूप से ऐसा माना जाता रहा है कि जो कृषिगत उत्पादन होता है, जो फसलोत्पादन होता है, उसको ही कृषि की गतिविधि माना जाता रहा है पारंपरिक रूप से। परंतु कृषि के अंतर्गत और बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे पशुपालन हो गया आपका, बकरी पालन, मत्स्य, और अभी मत्स्य पालन भी है, ये भी आता है। पर इनको पारंपरिक रूप से कृषि गतिविधियों में शामिल नहीं किया जाता रहा है। तो जो गैर कृषि गतिविधियाँ या एग्री एलाइड एक्टिविटीज़, पशुपालन, ये ऐसी गतिविधियाँ हैं जो कृषि गतिविधि के साथ साथ की जा सकती हैं और कृषिगत आय के साथ साथ अतिरिक्त आय भी कमाई जा सकती है, अतिरिक्त इनकम भी कमाई जा सकती है। इसमें आपका पशुपालन, बकरी पालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, और इसी तरीके से सारी जो बाकी चीज़ें हैं जिनका संबंध प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर या प्रत्यक्ष तौर पर उसी के नियरेस्ट क्लोज जिन गतिविधियों का संदर्भ होता है, संबंध होता है, उन्हें हम एग्री एलाइड एक्टिविटीज़ कहते हैं। तो आइए परिभाषा में क्या लिखेंगे, एक लाइन की परिभाषा अगर आपको लिखनी हो। पशुपालन या लाइव स्टॉक को समझ लेते हैं, उसमें पशुपालन भी शामिल है ना, पशुपालन को भी शामिल किया जाता है एग्री एलाइड एक्टिविटीज़ में। तो इसमें क्या हुआ, पशुपालन या लाइव स्टॉक ग्रामीण परिवारों द्वारा दुग्ध, मांस, अंडा, एक्वाकल्चर, भेड़ बकरी, मुर्गी पालन आदि उत्पादन से जुड़ी गतिविधियाँ। उत्पादन, प्रजनन, चिकित्सा और प्रसंस्करण एवं विपणन, है ना, ये सब जो गतिविधियाँ हैं ये एग्री एलाइड गैर कृषि गतिविधियाँ हैं, कृषि से संबंधित। रूरल नॉन फार्म एक्टिविटीज़, इनको नॉन फार्म एक्टिविटीज़ भी कहते हैं। ये हैं, इसमें RNFAS के अनुसार खेती के बाहर की सभी ग्रामीण गतिविधियाँ, सूक्ष्म लघु उद्योग, MSME, विनिर्माण, घरेलू उद्योग, हस्तकला, खाद्य प्रसंस्करण, खुदरा, ट्रांसपोर्ट सेवाएं, श्रम प्रदत्त आदि सारी गतिविधियाँ गैर कृषि गतिविधियों के अंतर्गत आती हैं वर्ल्ड बैंक के अनुसार। वर्ल्ड बैंक इनको कंसीडर करते हैं, अब लिख सकते हैं वर्ल्ड बैंक के अनुसार इस परिभाषा को, है ना। अब आइए जान लेते हैं प्रमुख तथ्य या डाटा क्या है। लाइव स्टॉक का ग्रोस वैल्यू एडिशन में योगदान कितना है? 2021-22 में अगर हम देखें तो 4.7% से 4.9% टोटल GVA का, एग्रीकल्चर एंड एलाइड GVA में इसका योगदान। लाइव स्टॉक का हिस्सा होता है वो कितना है? 30% है ना।
जो कि 2014-15 में 24% हुआ करता था, और अभी ये अपडेट हो गया है जो कि 30% है। आइए आगे देखते हैं दूध उत्पादन में क्या है। ऑल इंडिया मिल्क प्रोडक्शन कितना होता है? 239.30 मिलियन टन्स 2023-24। इंडिया विश्व में पहले स्थान पर आता है दूध उत्पादन के मामले में। ग्रामीण घरेलू आय में योगदान एकेडमिक और क्षेत्रीय अध्ययनों का सर्वसम्पत्ति रेंज कितना है? 25 से 35%। कुल विस्तृत मापन यानी नॉन क्रॉपिंग पर 50% भी दिखाते हैं। IEG वर्ल्ड बैंक के अनुसार या नाबार्ड के में से किसी के नाम के अनुसार आप लिख सकते हैं कि ग्रामीण घरेलू आय में योगदान 25 से 30%। अब और क्या है? संक्षिप्त कुछ केस या उदाहरण जब आप अपने आंसर में क्या उपयोग कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन में क्या उपयोग कर लेंगे, तो वो देखते हैं। केस स्टडी में क्या? दूध सहकारी मॉडल गुजरात। क्या है ये? आनंद मंडल, गुजरात का जो आनंद मंडल मॉडल है दूध उत्पादन मॉडल, उसका आप उपयोग कर सकते हैं। सरकारी डेयरी मॉडल से सहकारी डेयरी मॉडल से छोटे दूध उत्पादकों को बेहतर मूल्य और बाजार स्थिरता मिली। यह पशुपालन के ग्रामीण आय प्रभाव का क्लासिक उदाहरण है। आइए आगे देखते हैं। उदाहरण नीति DAHD डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री की रिपोर्ट कहती है लाइव स्टॉक को रूरल इकोनॉमी को सस्टेन बनाती है। नेशनल डिजिटल लाइव स्टॉक मिशन जैसी पहले क्या है प्रस्तावित है। महत्व लाभ उपयोगिता। हाँ, अब सकारात्मक बिंदु में क्या लिखेंगे आप? महत्व लाभ उपयोगिता। वो आइए जान लेते हैं क्या क्या रहेगा इसमें। इसको देखो, याद करने की ट्रिक है। पॉइंट्स को अगर आपको याद करना हो तो कैसे कर सकते हैं? लाइव स्टॉक जेन, लाइव से क्या होता है? ये लाइवलीहुड मतलब यह रोजगार सृजन, एम्प्लॉयमेंट सृजन और प्रचंड बेरोजगारी की समस्या का समाधान पेश करता है, ये लाइवलीहुड, ठीक ना। फिर इनकम डाइवर्सिफिकेशन में क्या होगा कि इनकम डाइवर्स हो जाती है, जो कि कृषिगत उत्पादन के अतिरिक्त अन्य गतिविधियां जैसे पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, मत्स्य पालन, रेशम कीट पालन, इन सब जो अन्य गतिविधियां करते हैं उनसे भी इनकम आने लगती है, तो इसे इनकम डाइवर्सिफिकेशन कहेंगे। अगला क्या है? वैल्यू एडिशन। ये क्या करता है? जब हम गैर कृषि गतिविधियां जो एलाइड एक्टिविटीज़ हैं उनमें इन्वॉल्व होते हैं तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ता है, जो GDP में काउंट होता है, जिससे क्या होता है? हमारी अर्थव्यवस्था का ग्रोस वैल्यू एडिशन होता है अर्थव्यवस्था में। और भी क्या होता है? और महिलाओं को रोजगार मिलता है, जिससे वो इनकम उनकी काउंट की करी जाए या ना करी जाए, पर उनका भी अर्थव्यवस्था में योगदान अप्रत्यक्ष रूप से सही लेकिन आ जरूर जाता है। अगला है एम्प्लॉयमेंट। बात कर ली हमने ऊपर, इस पर अब नहीं करना ना, रोजगार सृजन लाइवलीहुड में आ गया। अगला है सोशल सिक्योरिटी। ये क्या करता है? ये सोशल सिक्योरिटी प्रदान करता है। जब इसमें आप उत्तर प्रदेश का केस स्टडी ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश में जब बारिश के कुछ क्षेत्रों में जहाँ बाढ़ आ जाती है, नदी के तटीय क्षेत्रों में घाघरा, शारदा और गोमती जो नदी है उसके आसपास तटों पर जब बाढ़ आ जाती है तो वहाँ के लोगों को जो पशुपालन एक्टिविटी है वो सुरक्षा प्रदान करती है। फिर अगला है ट्रेड भी बढ़ता है। अपेडा जैसे संस्थानों की भूमिका दूध उत्पादन में नंबर, अंडा उत्पादन में भारत दूसरे नंबर पे है। और क्या है? ऑफ सीजन इनकम का मतलब ऐसा नहीं होता कि किसी विशेष ऋतु में हमारे पास इनकम आए। जब हम एग्री एलाइड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं तो हमारी डे बाई डे इनकम आती रहती है, मतलब आय सततता बनी रहती है। फिर अगला है क्लाइमेट रेजिलियंस का मतलब जब अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हैं तो हमें तो सभी में संतुलन बना रहता है, वेस्ट मैनेजमेंट इत्यादि होता रहता है ना। अगर आपके पास
अगर आप कृषि करते हैं, खेती करते हैं और आपके पास पशु हैं, तो पशुओं के जो डंग है, गोबर है, उसका उपयोग आप कंपोस्ट खाद इत्यादि के बनाने में कर सकते हैं और खेत में डाल सकते हैं। नॉलेज डिफ्यूज़न, इस पॉइंट का सब ट्रांसलेशन हमारे पास नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, ये देखो जेंडर का आ गया। जेंडर मतलब वीमेन एम्पावरमेंट, जन। तो ये लाइव स्टॉक जन इसी से है, इसी से आइए लिख करते हैं। इनकम डाइवर्सिफिकेशन हमने पढ़ लिया आई से, है ना। सतत रोजगार, रोजगार की सततता, वो भी अभी हमने पढ़ लिया। एक एक पॉइंट अभी हमारे बीच आया था, क्लाइमेट रेजिलियंस, यही सतत रोजगार, सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट। महिला सशक्तिकरण, एक और पॉइंट है सबसे ऊपर वाले, जेंडर एम्पावरमेंट, अभी हमने जो पढ़ा वो आ गया यहाँ पे। आप देख सकते हो, अगर आपको देखना हो तो वो भी कर सकते हो। नाबार्ड की रिपोर्ट, पशुपालन एवं सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग में महिलाओं की भागीदारी और लाभ नियंत्रण बेहतर होता है। केरल सरकार के सरकारी और महिला आधारित डेयरी समूह में महिला आय और निर्धनता में क्या हुआ, निर्णय में शक्ति आई है। अच्छा, पोषण समर्थन, आपको पता है अंडा उत्पादन इत्यादि होता है जिससे पोषण समर्थन होता है। वैल्यू एडिशन हमने ऊपर पढ़ा है, वी से वैल्यू एडिशन, इसका सब ट्रांसलेशन देखो, जी भी है 30%, 30% योग कुल मतलब उसका टोटल लाइव स्टॉक का। और डेटा, नाबार्ड और DASD क्लस्टर स्टडी से पता चला है प्रसंस्करण से किसानों में बेहतर मार्जिन मिलता है। KCTD ऑफ गुजरात के डेयरी प्रोसेसिंग क्लस्टर, दूध में वैल्यू एडिशन। न्यून पूंजी और जल्दी, यानी लो कैपिटल एंड क्विक रिटर्न्स मिलते हैं इसमें, आप देखते होंगे। पोल्ट्री फार्म का आप देख लीजिए, कम पूंजी से आप उस उद्योग को कर सकते हैं, रिटर्न 2-3 महीने मिलता है मुर्गी पालन में। हालांकि आप देख लीजिए इसको, नाबार्ड फील्ड रिपोर्ट क्या कहती है, पोल्ट्री पशुपालन में आरंभिक निवेश तुलनात्मक रूप से कम और तरलता जल्दी उपलब्ध होती है। केस, ग्रामीण युवाओं ने पोल्ट्री और गोट रोरिंग से माइक्रो इंटरप्राइज शुरू किया है। MSME, चलो वो नहीं है ना। स्थानीय और आर्थिक मल्टीप्लायर प्रभाव, आपको पता है यहाँ पर स्थानीय और मल्टीप्लायर प्रभाव होते हैं। स्थानीय आर्थिक मल्टीप्लायर इफेक्ट, इसमें क्या होता है, इसमें आप क्या करेंगे, श्रिम्प डेयरी क्लस्टर से एलाइड सर्विसेज का विस्तार। श्रिम्प, ये केरल का मामला है, वहाँ पे क्लस्टर डेयरी का विकास हुआ, जैसे एलाइड जो एक्टिविटीज़ हैं वो बड़ी वृद्धि हुई, तो एक ही जगह पे अर्थव्यवस्था चलने लगती है, एक ही स्थान पे, ये है मतलब इसका। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं निर्यात संभावनाएं क्या होती हैं। हाँ, निर्यात संभावनाएं बढ़ती हैं। फॉरेन एक्सपोर्ट होता है जब प्रोडक्शन होता है, तो हम निर्यात करते हैं, जैसे दूध का निर्यात करते हैं, अंडों का निर्यात करते हैं। आंध्रा गुजरात से श्रिम्प क्लस्टर ने विदेशी मुद्रा अर्जित की। अच्छा, वो स्टेट बैंक भी होता है और इंटरनेशनल भी। और डिजिटलीकरण में दक्षता आती है जब ये एग्री एलाइड एक्टिविटीज़ बढ़ती हैं, तो प्रशिक्षण, शिक्षण और फिर डिजिटलीकरण में वृद्धि होती है। आगे चुनौतियाँ क्या हैं इसके समझ। अच्छा, चुनौतियों के लिए आप वेरियस एफ इसका उपयोग कर सकते हैं। वेरियस मतलब बेड मार्केट, जिससे क्या होता है, सामान खरीद मतलब ख़राब हो जाता है, स्टोरेज इत्यादि की सुविधा नहीं होती है। एनिमल हेल्थ केयर बनी रहती है, इससे क्या होता है, मतलब जो हॉस्पिटल्स, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एनिमल्स के लिए होती हैं, उनमें प्रशिक्षित डॉक्टर और डॉक्टर का पर्याप्त ना होना, जैसी चीज़ें एनिमल हेल्थ केयर को बढ़ावा देती हैं। और रो लॉस कोल्ड चेन, कच्चा माल की बर्बादी होती है, कोल्ड स्टोरेज इत्यादि नहीं होता है तो।
रेगुलरिटी यानी प्रशासनिक अक्षमता होती है, इरेगुलरिटीज होती हैं। कई बार बेनिफिट्स सरकारी योजनाएं जो होती हैं उनका दोषपूर्ण अनुपालन होता है, इंक्लूजन एक्सक्लूजन एरर होता है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट होता है, लाइव स्टॉक से मेथन का उत्पादन, और स्किल गैप होता है, जो पशुपालक इत्यादि होते हैं जो एग्री एलाइड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व लोग, वो उनमें स्किल नहीं होते, मतलब वो कम स्किल्ड होते हैं। वही बाजार पहुँच, पशु स्वास्थ्य सेवा में कमी, कुल चेन प्रोसेसिंग और इंफ्रा वित्त अभियमा तक पहुँच, पर्यावरणीय चिंताओं की हमने बात की ऊपर, एग्रीकल्चर और लाइव स्टॉक से भूमि का क्या है, लैंड डिग्रेडेशन वगैरह इत्यादि। फिर है मानक ट्रेसेबिलिटी, फूड सेफ्टी गैप। अगला है क्षेत्रीय विषमता, रीजनल डिस्पैरिटी, लैक ऑफ स्केल। और इसके बाद आगे है नियम और लाल फीता सही हुई, रेगुलरिटी। आइए, उम्मीद करते हैं काफ़ी पॉइंट हो गए होंगे। समाधान कैसे करेंगे हम? प्राइम रूरल से सोल्यूशन करें, और सोल्यूशन वही होते हैं जो ऊपर चुनौतियाँ हैं, है ना, उनको ही हम लिख सकते हैं सोल्यूशन में, उनको कैसे करें। हाँ, इसके लिए कुछ समिति वगैरह कोई हो, है ना, नाबार्ड की सिफारिश से अप्लाई करवा सकते हैं। नाबार्ड की रिपोर्ट को कोशिश करें कि अच्छे से अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट हो, ऐसा। शांता कुमार समिति ने रिकमेंडेशन दी है कृषि आय दोगुनी करने के लिए एग्री एलाइड जो सेक्टर है उसको। शांता कुमार समिति का नाम भी लिखें। पशु स्वास्थ्य नेटवर्क बहुत सारा है, और बाकी आप देख सकते हैं, मैं वो वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं। तो मुझे जो समझाना था वो मैंने समझा दिया है, और आगे देखते हैं। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका भी आप जिक्र करेंगे आप। रोबस्ट डाटा मॉनिटरिंग, यस गुड, डाटा पर्याप्त नहीं होता। अब आते हैं निष्कर्ष में आप कौन कौन सी चीज़ें शामिल करेंगे यहाँ पे? आशावादी, दूरदर्शी और सरकार समर्थित बिंदु, केंद्रीय विचार, ग्रामीण पशुपालन और गैर कृषि गतिविधियाँ ग्रामीण आर्थिक समृद्धि, रोजगार, पोषण, सुरक्षा के लिए केंद्रीय। राष्ट्रीय रणनीति में इन्हें क्लस्टर आधारित निवेश, डिजिटल बाजार और लक्षित वित्त के माध्यम से स्केल अप करना अनिवार्य है, ताकि 2047 के विकसित भारत के सपने को पूरा किया जा सके। सरकारी टैगलाइन क्या है? अमृतकाल, विकसित भारत 2047, डेवलप्ड इंडिया एट द रेट 2047। केंद्र सरकार ने इसको तूल दिया है बहुत अच्छे से। और अगला क्या है? नेशनल डिजिटल लाइव स्टॉक मिशन, डिजिटल हस्तक्षेप के माध्यम से लाइव स्टॉक सेक्टर में 21वीं सदी में लाने की पहल। प्रसिद्ध संस्थान है जिनका स्रोतों में प्रयोग किया गया है, जैसे DSD, एनुअल रिपोर्ट, नाबार्ड, वर्ल्ड बैंक। स्किल अपग्रेडेशन, वैल्यू चेन इंटीग्रेशन, क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी, और बाकी ये वर्ल्ड बैंक। बहुत ज़्यादा नहीं, 2 3 4 संस्थानों के नाम याद है, वही बार बार रिपीट होगा, आप देख सकते हैं। ये पूरा PDF है, आराम से मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ इसको, आप चाहें तो वो कर सकते हैं, नहीं तो लिंक भी मैं आप कहेंगे तो मैं दे दूँगा कमेंट बॉक्स से, डिस्क्रिप्शन में।
तो ठीक है, ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।